नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। आपदा प्रभावित धराली और हरशील में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और ये काम 7वें दिन भी जारी रहा। बीआरओ ने रविवार रात को गंगोत्री हाईवे पर लिमची गार्ड में बैले ब्रिज जोड़ने का काम पूरा किया था, जिससे राहत सामग्री जाने में आसानी हुई। वहीं धराली में अब मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश शुरू हो गई है। संचार सेवाओं और बिजली को भी चालू किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की ये पूरी कोशिश है कि धराली को जल्द ही पटरी पर लाया जाए, लेकिन ये दर्द उन लोगों के लिए भूल पाना बेहद मुश्किल है जिन्होंने अपना घर खो दिया, रोजी रोटी का साधन खो दिया और अपने प्रियजनों तक को खो दिया। देखिए हमारी एक खास पेशकश, मैं धराली हूं। मैं धराली हूँ, जो कभी मुस्कुराती चहकती रहती थी, आज यहाँ खामोशी पसरी हुई है। मेरे ही आंचल में बसा करते थे कल्प केदार, मेरे ही आंचल में थे ना जाने कितने घर बार। यही तो रुका करते थे चारधाम यात्रा के श्रद्धालु। ना जाने क्यों इस देवभूमि से देव हुए नाराज। कुछ कोशिशों के बाद मैं फिर से मुस्कुराने लगूंगी। इस मलबे की जगह फिर बस जाएगा बाजार, लेकिन कैसे लौटेगी उन घरों की मुस्कान जिनके अपने मेरी गोद में हो चुके हैं दफन। बन जाएंगी नई दीवारें, खिड़कियां और मकान, लेकिन जो जा चुका है हमेशा के लिए, कैसे और कौन भर पाएगा उनका खालीपन। जाहिर है कि 5 अगस्त को आई आपदा के बाद धराली में जो तबाही देखने को मिली है और जिस तरह से ये हरी भरी घाटी मलबे में दब चुकी है, उसे देखकर कहना मुश्किल होगा कि धराली फिर से कभी पहले की तरह मुस्कुरा पाएगी। जरा सोचिए कितना मुश्किल होता होगा किसी के लिए मलबे के ऊपर खड़े होकर ये कह पाना कि इसके नीचे ही मेरा 2 मंजिला मकान था, जो अब जमींदोज हो चुका है। धराली के लोगों का क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा और आंखों से देखने के बाद वो मंजर इनको किस तरह से लगा और क्या क्या इन्होंने खोया है अपना, वो आप सोच के भी आपकी रूह कांप जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा पवार है। अच्छा, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, धराली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या आप लोगों का मकान कहाँ पर है, क्या हुआ है? सर मकान तो ये मकान के ऊपर तो जहाँ पे खड़े हैं वो ये मकान है हमारा। ये ऊपर मकान है, इसके नीचे मकान, नीचे मकान है। मकान थे ये तो इतना मलमा आया ऊपर से। ये तो आप सोचिए जरा, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कोई मिट्टी नहीं है, यहाँ पर मकान है। कितने मंजिला मकान था आपका यहाँ पर? 2 मंजिला मकान। 2 मंजिला मकान था। सोचिए जरा, 2 मंजिला मकान है, मकान कहाँ है अता पता नहीं है कुछ भी। तो सोचिए, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं धराली के। अब आप लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, चीज़ें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, वो क्या क्या चीज़ें हैं? क्या घर के बारे में कुछ बातचीत हुई आप लोगों को, रहने के बारे में? सर अभी तो फिलहाल यहाँ मंदिर बचा हुआ, इस पे मंदिर में ही रह रहे हैं? मंदिर में ही रह रहे अभी लोग। अच्छा, पर हम ये सोच रहे कि सरकार हमें विस्थापित करे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से विस्थापित करे, आपको कई नई जगह पे लेके जाए, जगह पे लेके जाए हमें, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत है। यहाँ पे अब खतरा बहुत है। आपका भी मकान था सर? जी यहीं पे थे, ये जितने मकान हैं पूरे यहाँ से मकान तक सारे मकान थे। कितने मकान अभी दबे हुए इसमें? लगभग हो गए 4-5 मकान है। 5 मकान जो है, 2 मंजिला मकान है। मकान जो है इसी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। आपका भी मकान है? हमारा मकान था, ये यहीं पे था। इसी में मकान है। और कैसे जान बचाई आप लोगों ने जब ये त्रासदी आई? कहाँ पर गए आप लोग? ऊपर गए सर हम, ऊपर। अच्छा, हाँ, तो कैसे पता चल पाया कि पीछे से वो आ रहा है, नाला आ रहा है? सर ये पार गांव नहीं है, वहाँ से लोगों ने चिल्लाए, सीटी मारी, तब जाके देखा कि भाई बाहर तो बचना मुश्किल है। धराली में ही भागीरथी नदी के किनारे पंच केदार परंपरा से जुड़ा कल्प केदार मंदिर था, जो स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। इस भागीरथी के किनारे बने इस मंदिर का इतिहास 1500 साल पुराना है, जो बरसों पहले आई आपदा के कारण जमींदोज हो चुका था, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता था। धराली की धरती पर महाप्रलय सिर्फ लोगों की जिंदगी खत्म नहीं किया, बल्कि
कल्प केदार का नक्शा भी खत्म कर दिया। कहते हैं कि 1978 में भी ऐसा ही कुछ त्रासदी आई थी, तब भी कल्प केदार का मंदिर उसी मलबे में दबा था। लेकिन एक बार फिर से जब त्रासदी 5 अगस्त को आई, फिर से कल्प केदार जो है वो मलबे में दब चुका है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं, दरअसल यहीं पर वो मंदिर का सबसे टॉप हिस्सा था, मतलब शीर्ष हिस्सा जो होता है मंदिर का, वो हुआ करता था। लेकिन अब देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा, पत्थर, कंक्रीट, बालू, यही सब दिखाई दे रहा है। ऐसी ही ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, बर्बादी का निशान है। अब फिर से एक बार खुदाई होगी, कल्प केदार को फिर से अवतरित किया जाएगा। वो खुद अवतरित होंगे, ऐसा कहा जाता है कि कल्प केदार खुद अवतरित होते हैं, जैसा कि पहले अवतरित हुए थे। इस मंदिर के पुजारी कहते हैं कि ऐसी भयावह तस्वीरें, ऐसी भयावह मंजर हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने भी अपनी जान बचाई, भाग करके इधर उधर जा करके, और कई बार वो फंसे और इधर से ही वो भाग करके उन्होंने अपनी एक तरह से जान बचाई। 1945 में की गई खुदाई के बाद इस मंदिर का पता चला। काफी गहराई तक खुदाई करने पर ये प्राचीन शिव मंदिर मिला था। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पांडवों ने करवाया था, लेकिन अब ये प्राचीन मंदिर पत्थर और बालू के नीचे दब चुका है। कहा जाता है कि कल्प केदार मंदिर का इतिहास अगर देखें तो उस समय जब पांडव काल का समय था, तो उसी समय इसका निर्माण काल हुआ, और तब से लेकर अब तक कल्प केदार मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता रहा है। कल्प केदार मंदिर ने 1978 में भी त्रासदी देखी, और उस समय भी काफ़ी उसको नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि कल्प केदार खुद बाहर आते हैं। यहाँ के जो पंडित हैं, वहाँ उनसे हम बातचीत करते हैं। कई लोग जो थे वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, और दूसरा ये कि पूजा अर्चना करते थे। नाम क्या है सर आपका? जी, मेरा नाम दुर्गेश पंवार है। यहीं पे भगवान कल्प केदार बसते थे, और ये जो हमारा गंगोत्री धाम है, माँ गंगा का जो धाम है, उसका ये मुख्य पड़ाव था और धराली। और यहाँ पे 1000 से 1200 यात्री प्रतिदिन यहाँ रुकते थे, और यहीं पे सड़क से लगा हुआ, जहाँ आपने बताया, यहाँ भगवान कल्प केदार बसते थे, और यात्री भी भगवान के दर्शन करते थे, कल्प केदार के दर्शन करते थे। कहते हैं कि जब 5 अगस्त को आपदा आई थी, तब सोमेश्वर मंदिर के कारण ही धराली के अधिकांश लोगों की जान बच पाई थी, क्योंकि आपदा आने से कुछ समय पहले ही गांव के लोग यहां एक पूजा कार्यक्रम में इकट्ठे हुए थे, और उस दिन से ही वो सारे लोग इसी मंदिर में अस्थायी तौर पर कैंप बनाकर रुके हुए हैं। यहीं पर उनका खाना पानी हो रहा है, उनकी ज़रूरतों का सामान मुहैया कराया जा रहा है। धराली की धरती जब कांप रही थी, तब सोमेश्वर देवता की तरफ से एक वरदान भी था। वो ये कि करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में यहाँ पे बड़ी पूजा अर्चना होने जा रही थी। उससे पहले ही यहाँ त्रासदी आ गई, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच गई। ठीक इसी मंदिर पे हम मौजूद हैं। इसे कहते हैं सोमेश्वर देवता। यहाँ के कुल देवता को जाना जाता है, और ये धराली के कुल देवता के तौर पर मौजूद हैं। यहाँ का मंदिर बच गया, और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आज जिन्होंने अपना घर खो दिया, वो इसी मंदिर में शरण लिए हुए हैं। यहीं पर खाते हैं, यहीं पर रात गुजारते हैं। इस मंदिर का नाम क्या है? सोमेश्वर देवता मंदिर है कुल? सोमेश्वर देवता का मंदिर है। अच्छा, सोमेश्वर देवता का मंदिर। क्या इतिहास रहा है सोमेश्वर देवता के मंदिर का? और जब धराली की पे आपदा आई, तो कहते हैं कि इसके बगल से ही वो गुजर गए, जो आपदा फ्लड जो है। हाँ, यहाँ पर सोमेश्वर देवता ऐसा है कि गंगा नाली में पूरा, जितना हम गंगा नाली बोलते हैं, जो गंगा का तट है, इसमें सोमेश्वर देवता का आधिपत्य है, और सबसे ज़्यादा सोमेश्वर देवता है। यमुना वैली में भी सोमेश्वर देवता के मंदिर हैं, और कई हज़ारों वर्ष से देवता यहाँ पर है। और यहाँ पर सोमेश्वर देवता आपके मुखबा से लेकर, झाला से लेकर, धराली से लेकर, सोमेश्वर देवता का एक मेला भी होता है, और शीलकूप कहा जाता है। लेकिन नाग देवता का एक मेला होता है, हाँ, शारदोदो। तो शारदोदो उस दिन मेला हो रहा था यहाँ, इसीलिए लोग ज़्यादा से लोकल लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, इसलिए मतलब इतना ज़्यादा मतलब जान की हानि नहीं हुई, बस भगवान ने बचा दिया, समझ लो। अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल सोमेश्वर देवता के मंदिर को अब किस तरह से बना दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो तमाम अलग अलग टीमें हैं, ITBP के जवान हैं, लोकल पुलिस है,
वो भी, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो यहाँ पर जो है बाकायदा उनको राहत सामग्री जो है वो पहुँचाई जा रही है। नाम लिखा जा रहा है, नाम लिख के राहत सामग्री जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर जो लोग जिनके मकान बह गए, जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, उनके लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है ताकि लोगों को यहाँ पर जो ज़िंदगी जीने के सामान हैं वो यहाँ तक पहुँचाए जा सके। जैसे साबुन है, यहाँ पे कंबल है, यहाँ तौलिया है, इसके अलावा ब्लैंकेट्स होंगे और तमाम तरह की जैकेट्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये खाना बनाते हुए एक बावर्ची साहब हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बाकायदा यहाँ पर खाना बन रहा है। कितने लोगों का खाना बना रहे हैं आप इस समय? सर 400 लोगों का। 400 लोगों का खाना बन रहा है, देखिए यहाँ पर। और चावल अभी मार रहे हैं ये। और चावल क्या क्या खाने में देते हैं? दाल भात सब्जी। अच्छा, दाल भात सब्जी पूड़ी। नाश्ते में पूरी दे रहे, नाश्ते में पूड़ी दे रहे। हाँ जी। तो ये जो लोगों को पहुंचा रहे हैं आप खाना? हाँ जी, सबको पहुंचा रहे हैं। टाइम आ रहे हैं, जो कर्मचारी आ रहे, बाहर से आ रहे, जो साहब जी आ रहे, जो गांव के लोग हैं, सबके लिए व्यवस्था हो रही है। सोमेश्वर भगवान ने तो धराली के अधिकांश लोगों का जीवन बचाकर अपना काम कर दिया, लेकिन अब धराली को रहने लायक बनाना सरकार और जनता का काम है, जिसे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भागीरथी पर जनता के लिए पुल बनाए जा रहे हैं। लेकिन इंडियन आर्मी किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल तीजू थॉमस, जो कि 14 राजपूताना राइफल से हैं। सबसे पहले तीजू, मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बैकग्राउंड में आप एक जो खीर गंगा धारा है उसके ऊपर पुल बना रहे हैं। अभी तक क्या क्या हो चुका है? आज जैसा कि आप जानते हैं, आज रेस्क्यू ऑपरेशंस का 7वां दिन है। आज हम ट्रैक कंस्ट्रक्शन और एक टेम्परेरी फ्रूट ब्रिज बना रहे हैं जो गांव धराली, पुराने धराली को नए धराली से जोड़ रहा है। ये ब्रिज जो है हम गांव वालों की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं, और ये दूसरा फुट ब्रिज है जो हम भागीरथी नदी के ऊपर आज बना रहे हैं। अच्छा, हमको थोड़ा सा दिखाइए ब्रिज किस तरह से बन रहा है। आप देखिए हमारे तमाम जवान जो हैं यहाँ पर आर्मी के, वो डटे हुए हैं। इस ब्रिज को बनाना आसान नहीं है। बीच में आप धारा देखिए कितनी तेज है। सर, इसके अलावा देखिए बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यहाँ पर, मलबा काफी ज्यादा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन बॉडीज की जो बताया जाता है कि इसी मलबे के अंदर दफन हैं। बात यहाँ पर कि इसकी गहराई जो है वो करीब 50 से 60 फीट तक है जो मलबा है, और उसी के अंदर ऐसा बताया जाता है बॉडीज हो सकती हैं। सर तीजू साहब, ये बताइए कि किस तरह से आप उसको बॉडीज को डिटेक्शन का काम कर रहे हैं कि अंदर अगर कुछ होता है तो वो उसको निकाला जा सकता है? बॉडीज को डिटेक्शन करने के 2 माध्यम अभी इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। पहला माध्यम है जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही वो कोई सेंट पकड़ते हैं वो इंडिकेट करते हैं। दूसरा है, हमने 2 टीम्स डिप्लॉय करी है आर्मी की, जिसमें एक टीम के पास ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है और दूसरी टीम के पास मेटल डिटेक्टर है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मलबा हर जगह बराबर नहीं होगा, और इन मशीन्स की काबिलियत जमीन से नीचे 20 मीटर तक की डिटेक्शन की है। अभी तक कोई सफलता मिली, कोई बॉडी डिटेक्ट हुई? अभी नहीं। आइए देखते हैं पहले मेटल डिटेक्शन किस तरह से काम करता है और ये जो बॉडीज डिटेक्शन सिस्टम है किस तरह से काम करता है। सर, ये कितना, कैसे रेंज है इसकी और इसको कहेंगे क्या? ये एक ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है। ये इंफ्रारेड के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी रेंज 20 मीटर की है, तो जमीन से 20 मीटर नीचे कोई भी इंफ्रारेड सिग्नल रहेगा, कोई हीट सिग्नेचर रहेगा, ये इसको डिटेक्ट करेगा और हमारे ऑपरेटर को बताएगा। और इसके अलावा किस तरह से मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मेटल डिटेक्टर। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से आवाज आती है, ये देखिए, ये आवाज आती है ना इसमें से। हाँ जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर वॉल्यूम कम करने पे साउंड और तेज आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कुछ तो है। कुछ है। लेकिन अगर हम तो इस तरह से लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, और अब सबसे बड़ी चुनौती है बॉडीज को निकालना और उन तक पहुँचाना जो जिनके अपने परिजन जो हैं वो इस धरती के अंदर, इस धराली की धरती के अंदर मौजूद हैं। धराली में सेना और दूसरी एजेंसियों ने धराली के पीड़ितों को तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम है कि 35 फीट मलबे से उन लोगों को बाहर निकालना जो अंदर दबे हुए हैं, जिनके बारे में रेस्क्यू रडार से जानकारी मिल सकती है। लेकिन
किस तरह से बॉडीज को डिटेक्ट किया जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके लिए अभी तक जो लाइव बॉडीज थी जिनको रेस्क्यू किया जाना था, जो फंसे हुए थे, उस तरह के रेस्क्यू रडार्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रेस्क्यू रडार्स जो है इसकी मदद जो है वो लगातार यहाँ पर ली जा रही है। इस रेस्क्यू रडार का से फायदा ये होगा कि जो मृत नहीं है, बचे हुए हैं, उनको चेक किया जा सकेगा। लेकिन जीपीआर रडार सिस्टम जो है माना जाता है कि 60 फीट नीचे तक बॉडीज को डिटेक्ट कर सकता है। उसमें भी अभी समय लग सकता है क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है कि यहाँ पर बॉडीज को निकाल पाना एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि रडार सिस्टम के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं और यहाँ पर आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पहले अपना नाम बता दिए। सर मेरा नाम है अमोल, मैं मुंबई से हूँ। हमारी कंपनी है एरिका इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारे पास सर ये रेस्क्यू रडार मशीन है जो रेडियो वेव्स पास करती है रिबल में या फिर डेब्रिज में, और जो भी जिंदा लाइव बॉडीज रहेगी इसके अंदर, जितने भी 20 मीटर 30 मीटर तक, तो वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कितने दूरी पे है, कौन से एंगल पे और कौन से पोजीशन पे। ये आपको लगता है कि इस तरह की मशीनें काम कर पाएंगी? यहाँ तक कि अगर हम बॉडीज की बात करें उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई हमारे पास सिस्टम है? अभी तक तो सर डेड बॉडीज के लिए कोई भी ऐसा डिटेक्टर बना नहीं है रेस्क्यू रडार। तो अभी जो फिलहाल है वो लाइव बॉडीज के लिए है, लेकिन इस जैसे हालात में हम लोग मैक्सिमम 5 to 10 मीटर्स तक डीप जा सकते हैं सर। 5 to 10 मीटर तक डीप जा सकते हैं? यस। कितने दिन तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये ऑपरेशन जो है लाइव बॉडीज के लिए करेंगे? जितना हमें एरिया दिख रहा है उसके लिए सर हमें एटलीस्ट 2 to 3 डेज चाहिए। क्योंकि कितना एरिया बांटा गया है आपको, किस तरह से सेक्टर वाइज बांटा गया है? सर अभी हम लोग जो देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले, डिटेक्ट करने वाले ये वाला एरिया, तो सेक्टर वाइज बटा हुआ है। सेक्टर वाइज बटा हुआ है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 2 से 3 दिन चले जाएंगे क्योंकि हर एक 5 मीटर पे हमें डिटेक्ट करना है। लेकिन आपदा के इतने दिन बाद 35 फीट मलबे में दबे होने के बाद क्या किसी शरीर में जान बची रह सकती है? क्या शवों की जानकारी भी मिल सकती है मलबे के नीचे से? हमने आपको बताया कि किस तरह से लाइव ह्यूमन बॉडीज को सर्च किया जा रहा है रेस्क्यू रडार से, लेकिन अब वो डेड बॉडीज जो हैं उसको सर्च किया जा रहा है, वो डेड बॉडीज जो इसके अंदर दबी हो सकती हैं। आप ये सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो है सिस्टम के थ्रू चेक किया जा रहा है और मार्किंग की जा रही है कि जहाँ पर बॉडीज हो सकती हैं। अब बॉडीज को सर्च करने का ऑपरेशन जारी हो चुका है। इस लगातार जो है न्यूज़ नेशन आपको यहाँ पर ग्राउंड जीरो धराली से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, और ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं, ये मार्किंग जो है ये एक बॉडीज की मार्किंग है। यहाँ पर जेबीआर रडार के थ्रू जो है मार्क किया गया है। सर ये जो निशान आपने लगाया है ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने यहाँ पे कुछ चीज़ डिटेक्ट की है। अब हम कंफर्म नहीं बोल सकते ह्यूमन बॉडी है, लेकिन कुछ मेटल की चीज़ भी हो सकती है। लेकिन 20 मीटर के आसपास यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। हमारी जो जेबीआर मशीन है इससे हमने देखा है तो कुछ चीज़ें दिखा रही है इसमें। जेबीआर मशीन के थ्रू जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर पता चली हैं। तो इसी तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर देखिए ये मशीन जो है जेबीआर रडार मशीन है, और इस जेबीआर रडार मशीन के थ्रू जो है इसको डिटेक्ट करने का काम हो रहा है। रेस्क्यू में कई तरह की टीमें लगी हैं। एक टीम मलबे के अंदर किसी के जीवित या मृत होने की जानकारी देती है, तो दूसरी टीम उस जगह खुदाई करती है बॉडी को निकालने के लिए। अब सवाल खड़ा ये होता है कि बॉडीज को कैसे निकाला जाएगा। हमने आपको दिखाया रडार सिस्टम के थ्रू कैसे आप, और जेवर 400 मशीन के थ्रू कैसे डिटेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ मार्किंग की जा रही है। मार्किंग करने के बाद जो है एनडीआरएफ की टीम जो है बाकायदा स्पॉट्स अलग अलग चेक्स पॉइंट्स पे काम कर रही है और सेक्टर वाइज काम हो रहा है। ए और बी सेक्टर बनाया गया है। ये दरअसल जो सेक्टर्स वाइज हैं इसमें ये तय किया जाएगा कि कितनी बॉडी यहाँ पर डिटेक्ट हुई हैं, और उनके अनुसार यहाँ पर जो है आप देखेंगे बाकायदा खुदाई शुरू हो चुकी है। धराली आपदा को सोमवार को 7वां दिन था। ग्राउंड जीरो पर सर्च एंड रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। इस क्षेत्र में 1200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, पुलिस, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और खाद्य कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनका नेतृत्व खुद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा को आज
7वां दिन है और धराली हर्षिल क्षेत्र में भीषण आपदा आई। अभी भी देखिए किस तरीके से जो लोगों के होटल ढाबे वो अभी भी खतरे की जद में है और गंगा भगीरथी नदी जो है उफान पर है और लगातार जो है यहाँ पर रेस्क्यू कार्य और जिले के जिलाधिकारी जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाला उत्तरकाशी आपदा में और लगातार वो अभी भी लगे हुए हैं कि किस तरीके से अब जो बचे हुए लोग उनको बचाया जाए और जो वहाँ पर रेस्क्यू और जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाया जाए। सर आपने पूरा रेस्क्यू और सारी चीज़ें आपने मैनेज की यहाँ पे और आपदा के बाद किस तरीके से यहाँ पर अब क्या स्थिति है सर? कितने लोग लगे हुए हैं अभी भी? लोग टोटल टीमें सारा लगी हुई है, कोई भी इस समय ऐसा नहीं है, सारे लोग लगे और चाहे वो BRO है, आर्मी का टीम है, ITBP है, SDRF है, NDRF है और आज एक्सपर्ट्स भी आने वाले हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, उन लोगों को एक बार विजिट कराना है ताकि वो एक एनालिसिस अपना दे सकें। धराली में बड़ी बड़ी मशीनों के आने से मलबा हटाने में आसानी हो रही है, लेकिन यहाँ कीचड़ इतना भयंकर है कि दलदल में मशीन खुद ही धंस जा रही है, जिसे दूसरी मशीन निकाल रही है। इस समय की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जो सर्च ऑपरेशन है, इसके अलावा बॉडीज को निकालना और साथ में मलबे को हटाने में जो मशीनें लगाई गई हैं वो भी मौसम खराब होने के चलते धंसती जा रही हैं। आपको एक मशीन दिखाते हैं, यहाँ पर इतनी मुश्किल से ये मशीन पहुंची थी और इस मुश्किल हालात में भी लगातार यहाँ पर जवान काम कर रहे हैं। आज मौसम थोड़ा सा खुला है, लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी मशीन जो है EX200 ये पूरी तरीके से दलदल में फंस चुकी है। अब इसको निकालने के लिए दूसरी मशीन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी मशीन, एक मशीन जो दबी हुई है और एक मशीन को हटाने के लिए, निकालने के लिए दूसरी मशीन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। आपने देखा कि धराली में मकान जमींदोज हो गए, लोग मलबे में दफन हो गए, लेकिन इन सब के साथ सेब के बाग भी दफन हो गए, जो यहाँ बरसों से मेहनत के बाद तैयार किए गए थे और किसानों की आय का साधन थे। यहाँ पर आपको त्रासदी के हर तरफ निशान देखने को मिलेंगे। न सिर्फ जिंदगियां खत्म हुई, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए, होटल्स, तमाम चीज़ें ज़मींदोज़ हो गई, लेकिन एक और नुकसान हुआ, वो ये कि धराली में अगर आपने देखा होगा जब ये त्रासदी आई तो बड़े बड़े बागान थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो सब धराशाही हो गए। कहते हैं कि यहाँ पर 57 से 58 किस्म के सेब जो हैं वो यहीं पर होते हैं और हरा सेब जो होता है वो पूरी दुनिया में मशहूर है धराली का। यहाँ पर सेब की खेती होती है और सेब जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इस तरह के सेब जो हैं, हरे सेब भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन सब वो पेड़ जो है इस मलबे में दब गए हैं। हरे सेब जो है पूरी दुनिया में यहाँ से जाते हैं और यहाँ के हरे सेब जो है बहुत मशहूर हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेब जो है आपको देखने को मिलेगा, ये हरे सेब जो हैं इस तरह के पूरे ये सेब देखिए आप। धराली में आई भीषण आपदा में यहाँ के लोगों को इतने गहरे जख्म दिए, लोगों की पूरी आजीविका, व्यापार, काश्तकारी या यूं कहें कि लाइफ लाइन ही खत्म कर दी। धराली क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, ढाबे, रिजॉर्ट, होम स्टे, छोटी बड़ी दुकानें, सब कुछ नष्ट हो गया। इस वक्त हम उत्तरकाशी के धराली गांव में हैं, जहां पर 5 तारीख को भीषण आपदा आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अब राहत और बचाव का काम और जो यहाँ पर जो मशीनों द्वारा सड़कें और जो यहाँ पे बिल्डिंगें दबी है उनको निकालने और जो सड़कें खोलने का काम यहाँ पे चल रहा है मलबे के नीचे। और यहाँ तो सिर्फ बचा है तो मिट्टी, पत्थर और चारों तरफ यहाँ पर तबाही का मंजर है वो दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मंजर यहाँ पे जो जिस दिन यहाँ पर तबाही आई थी उस दिन हमारे सत्येंद्र पंवार जी यहाँ पे थे। सत्येंद्र भाई बताएंगे क्या क्या नुकसान हुआ आपका, क्या हुआ था? जी नमस्कार भाई जी, मेरा नाम सचिन पंवार है। मेरा यहाँ पे होटल था कल्प केदार के नाम से, 12 रूम थे उसमें और रेस्टोरेंट था। और उसमें 3 मेरे जो कर्मचारी है वो पता नहीं है, उनका मिसिंग है वो अभी। भगवान के कल्प केदार और समस्या देवता की कृपा से मैं उस दिन कई कारणों बस जल्दी घर निकल गया था, इसलिए मैं आज सकुशल हूँ। कितने लोग अब तक लापता हैं, क्या कहिएगा? इसमें 8 लोग तो गांव के हैं जो कंफर्म है कि 8 लोग हैं, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं। मुन्ना भाई मेरे सामने होटल था उनका, और 5 लोग और हैं गांव के, और सारे नौजवान लड़के हैं, 30-32 साल के, कमाने वाले, अपने घरों के लिए कमाने वाले लड़के थे, बेचारे आज सारे चले गए।
आपको बता दें कि धराली में राहत और बचाव कार्य में जो तेजी आई है वो गंगनानी में बैली ब्रिज के बनने के बाद से आई, जो रविवार रात को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया था। देखिए, एक जो बड़ा अवरोधक था, जो गंगनानी से आगे एक पुल टूट गया था, तो उस पर बैली ब्रिज कल 3 दिन के रिकॉर्ड समय में बीआरओ और आर्मी ने बनाकर खड़ा कर दिया है। और मैं उस पुल को पार करके इधर हरसिल की तरफ हूं और ये देखिए ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ से बड़ी मशीनें भी गई हैं और यही एक पुल था। अगर ये पुल ना गिरता तो यहाँ ऑपरेशन जो चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता था। लेकिन इस पुल के टूट जाने से ये बड़ी एक अवरोधक पैदा हो गया और ये पुल जो है हरसिल, मुखबा, गंगोत्री और धराली और इस पूरे क्षेत्र का ये लाइफ लाइन है। अगर ये पुल नहीं है तो इधर के गंगोत्री धाम वाले और जितना भी इधर एरिया है उस पूरे रास्ते से जिला मुख्यालय उत्तरकाशी का संपर्क कटा रहता है। धराली में आई आपदा के बाद जगह जगह सड़कें टूटी हैं। गंगनानी में बैली ब्रिज के आगे डबरानी में सड़क पूरी तरह कट चुकी है, जिसको खोलने के लिए काम चल रहा है। बीआरओ शिवालिक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ने अगले 2 दिन में धराली तक सड़क मार्ग दुरुस्त करने का दावा किया है। मेरे साथ चीफ इंजीनियर शिवालिक राजा राम जी हैं और उनसे पहले भी हमारी बातचीत हुई है। लगातार इस रोड को खोलने का काम उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। अभी क्या अपडेट है पूरे, जो अगर हम भटवाड़ी से और हरसिल तक की बात करते हैं, क्या स्थिति है? भटवारी से हरसिल तक का बात करेंगे तो भटवारी में 2 स्लेट्स था, वो 7 तारीख को ही हमने 11-12 बजे तक हमने इसको थ्रू कर चुके हैं। 7 तारीख को शाम को हमारा बैली ब्रिज के स्टोर सारे वहाँ पहुँच गए हैं ब्रिज साइड में, लिमचीगढ़ ब्रिज साइड में। कल रात को हमने ब्रिज को थ्रू कर दिया, रात को 10 बजे हमने ब्रिज को थ्रू कर दिया है। जैसे ब्रिज थ्रू किया है तुरंत हमने ट्रेन ऑफ मशीनरी हमने आगे के लिए डिप्लॉय किया है। जैसे आप देख रहे हैं सारे कई सारे डबरानी आप खोल देंगे आज डबरानी हर हालत में हम खोलेंगे और आगे सोनगढ़ में है, वहाँ के लिए गैबियन से मंगवाया है। 400 नंबर्स ऑफ गैबियन से मंगवाया है। ये है आपका भागीरथी नदी, इसका जो फेरासिटी आप देख सकते हैं, जगह जगह जो रोड का अलाइनमेंट है भागीरथी नदी का साथ साथ ही है। जहाँ भी भागीरथी नदी का फ्यूरी फेरासिटी ज़्यादा है, रोड फॉर्मेशन ब्रिज होते जा रहे हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये भागीरथी नदी के लिए रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, डेफिनेटिंग स्पर वगैरह काफ़ी बनाना पड़ेगा, रोड को बचाना है। तो ये सारी सड़क यहाँ से पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। जिस दिन ये देवी आपदा आई 5 अगस्त को, पूरी सड़क भागीरथी में समा गई और अभी देख रहे हैं उधर बीआरओ की टीम काम कर रही है और बीआरओ के चीफ इंजीनियर राजा राम से अभी हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि हम शाम तक इस पेच को थ्रू कर देंगे, यहाँ से वाहन आने शुरू हो जाएंगे। ये इधर भागीरथी देखिए, फिर इस कटी हुई सड़क को देखिए और फिर इस पहाड़ को। ये पहाड़ पूरा कटिंग होकर के आना है और कल रात तक धराली पहुँचने का दावा बीआरओ ने किया है और आज है 11 अगस्त, यानी 12 अगस्त की रात तक बीआरओ के चीफ इंजीनियर धराली सड़क मार्ग से पहुंचने का दावा कर रहे हैं। काफ़ी खतरनाक है, चुनौतियां बहुत हैं और लेकिन ज़रूरी भी है। गंगोत्री धाम की यात्रा रुकी है और आपदा का रेस्क्यू भी इस सड़क के बिना अधूरा सा लग रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए डबरानी से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।